हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। 80th क्वेश्चन तक हो गया था। 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। 81st से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे और पूछ रहे हैं मैडम स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है चीज़ें, कई सारी चीज़ें बची हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस लेना बहुत लाजमी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं समझ सकती हूँ और काफ़ी नॉर्मल है, सभी को होता है स्ट्रेस एक्चुअली, ठीक है। पर स्ट्रेस को कम किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, इसे कम किया जा सकता है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो विच हैज़ हेल्प्ड मी ओवर द ईयर्स अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। आप भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस कब होता है? जब हमें लगता है कि फ्यूचर का आउटकम हमारे कंट्रोल में हो। हम चाहते हैं कि चीज़ें इसी तरह घटित हो और फ्यूचर का आउटकम हमारे कंट्रोल में है या नहीं ये सोचते रहते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं और उस दिन क्या होगा पता नहीं, और स्ट्रेस होना इसलिए लाजमी है, ये एग्ज़ाम की आप साल भर प्रिपरेशन करते हैं और एक दिन इसका टेस्ट होता है, दैट टू 2 घंटे में आपको परफॉर्म करना होता है, वो भी सुबह के, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल ऑलरेडी है, डाइसी हो गया है प्रीलिम्स, मैं मानती हूँ ये वाली चीज़। लेकिन आप देखें कि स्ट्रेस उसी से कम होता है आप जब अपना माइंडसेट चेंज करें कि आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर आपके कंट्रोल में हो, इसीलिए आप स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आप ये समझें कि फ्यूचर तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी 1 महीना पे बहुत दूर की बात हो गई, कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, यही हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आप ये जान जाते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है। मैं यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। एक गुरु थे, उनके कुछ शिष्य थे, तो उनमें से गुरु एक्चुअली बस टेस्ट करना चाहते थे कि ये इस बारे में ये शिष्य उनके क्या सोचते हैं। तो गुरु कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। एक शिष्य बोलता है कि मैं 5 साल में मैं इतने गाँव को एनलाइटन कर दूंगा। फिर अगला शिष्य बोलता है कि 5 दिन बाद मेरी माँ के साथ मैं मिलूँगा, ठीक है, मैं क्योंकि बाहर रहता हूँ। और ऐसे ऐसे करके अलग अलग शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिए। तो गुरु जी बाद में बोलते हैं कि ये सब गलत है। तो सभी शिष्य एकदम चौंक गए कि क्या हुआ करके, ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि आपके अगले क्षण ही क्या होने वाला है, ये सांस, अगली सांस आएगी या नहीं, ठीक है, अगला थॉट क्या आएगा, यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। लाइफ में अगला कदम क्या होगा, यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। क्या कंट्रोल में है फिर? जब अगला पल ही कंट्रोल में नहीं है तो कंट्रोल में है अभी का वक्त, प्रेजेंट, ठीक है। तो बस ये प्रेजेंट को बचाते हुए चले और आगे का मत सोचिए, क्योंकि सच में देखिए, आप प्रैक्टिकली सोचें कि कुछ भी आपके कंट्रोल में है नहीं। कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, लाइफ ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो 1 महीने बाद की और वो एग्ज़ाम की स्ट्रेस लेके कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आज का दिन वेस्ट हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आज अच्छे से पढ़िए। हर वक्त चेंज होते जा रहा है, हर वक्त प्रेजेंट में कन्वर्ट होते जा रहा है। प्रेजेंट को पकड़ते हुए मेहनत करते रहिए। आगे का मत सोचिए, 2 दिन के बाद का भी मत सोचिए, आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रोज़ कंटिन्यूसली इस वक्त पढ़ते रहे, कंटिन्यूसली अपना हार्डवर्क पुट इन करते रहे, तो बहुत अच्छा ही होगा एग्ज़ाम, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अपना काम करते रहिए। तो ठीक है, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए, नो हाई कोर्ट शॉल हैव जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो 1 इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं। एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अभी अगर आपको स्टैटिक पोर्शन से वाला चीज़ नहीं पता है तो आप करंट से चेक कर सकते हैं। एनजेसी खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये दोनों भी रॉन्ग है, आंसर है इसका डी। वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। सेकंड देखें, 82nd, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परचेसिंग पावर पैरिटी, एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज ट्रू, दिस इज जनरल स्टेटमेंट और यही परचेसिंग पावर पैरिटी होता है,
ठीक है, 1 इज़ राइट। इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर मैं परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में बात करूं तो जो इंडिया है ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नॉट 6th, तो सेकेंड रॉन्ग हो जाता है। करंट के साथ इसलिए बने रहना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखें कि कई सारी बार जो फैक्चुअल चीज़ें हैं UPSC रॉन्ग देता है, तो आप इस पॉसिबिलिटी को भी लेके चल सकते हैं। हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर UPSC ऐसा ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होगा। और हमने लास्ट ईयर UK और फ्रांस को ओवरटेक कर दिया था, तो ये 82nd का आंसर हो जाएगा। 1 ओनली, 2 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज़ द हाइएस्ट। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ जोवार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज़ मोर देन शुगर केन। एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज़ स्टीडीली डिक्रीज्ड। देखिए, स्टीडीली डिक्रीज्ड ऐसा हो सकता है क्या? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। 4th अगर मैं रॉन्ग करती हूँ, यहाँ पे देखें B, C और D एलिमिनेट होते हैं, आपको आंसर मिल जाता है A। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखें, द एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ जवार इज़ मोर देन ऑयल सीड्स। तो देखिए, ऑयल सीड्स का कल्टिवेशन ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जवार। वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा है इकॉनमी में। नेक्स्ट देखते हैं 84th। अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इम्पोर्टेड बाय इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द पास्ट 5 years। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इनमें से किन चीज़ों का हाईएस्ट इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है। ये दिस इज समथिंग फैक्चुअल थिंग विच वी नीड टू नो। आंसर है इसका D, वेजिटेबल ऑयल्स। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू वेजिटेबल ऑयल, हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ता है वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 85th। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, which one of the following would you accept as most appropriate definition of liberty? Now this is conceptual question from polity। liberty क्या है पूछ रहे हैं, most appropriate definition पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें से आपको लग सकता है कि एक से ज़्यादा definition true है, पर most appropriate क्या होगी? तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम जा रहा है, डायरेक्टली लिबर्टी को नहीं दर्शा रहा है ये, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, दिस कैन बी ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। अब ऐसे नहीं हो सकता। थर्ड वाला स्टेटमेंट आप देखें, लिबर्टी का एक्चुअल एसेंस ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे वो करें, एक रिस्ट्रेंट भी होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। नाउ वी आर लेफ्ट विथ B एंड D, C कैंसिल आउट होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आप दो स्टेटमेंट्स के बीच में कंफ्यूज हैं, तो बेस्ट स्टेटमेंट, बेस्ट ऐसे लगने वाला स्टेटमेंट के साथ आप जाएं। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट वुड नॉट ऑलवेज मीन लिबर्टी टू दैट पर्सन, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रिस्ट्रेंट नहीं करते हैं किसी इंसान को तो वो लिबरेट है। तो D यहाँ पे देखें, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। अगर इंसान कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके पास लिबर्टी है वो चीज़ करने की। तो D यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट/RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपीज़। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचें और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। 87 देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पेमेंट सिस्टम क्या करेंगे इस डेटा डिक्टेट के अंतर्गत, जो कि RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखें, दे शॉल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि जो डेटा डिक्टेट है ये RBI का डेटा लोकलाइजेशन का स्कीम है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में ही होगा, तो इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। सेकेंड वाला देखें, दे शॉल इंश्योर दैट द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इंश्योर, यहाँ पे शॉल इंश्योर की बात की गई है, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंतर्गत नहीं किया जाएगा, कई प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प ली गई है। तो सेकंड यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आप देखें बी और डी यहाँ एलिमिनेट होते हैं। 3 एक बार पढ़ के देख लेते हैं। दे शॉल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। आरबीआई जैसे आपको पता होगा ये क्या के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इस लॉजिक से अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। अब बचे हम ए के साथ और ए ही आंसर है इसका, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये एक्चुअली, इतने इजीली वहाँ पे गेसिंग नहीं होती है। तो आप प्रैक्टिस करें, मार्क्स में प्रैक्टिस करें गेस करने की और इस प्रकार सॉल्व करें। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizen known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation of it from 2018? ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। आंसर इसका सी, यूरोपियन यूनियन। देखिए अब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बात की जा रही है, तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये ऑलरेडी इनके पास डाटा प्रोटेक्शन के रेगुलेशन होंगे, है ना। यूरोपियन यूनियन हो सकता है इसका आंसर, ऐसा आप सोच सकते हैं। वैसे ये फैक्चुअल चीज़ ही होती है, पर क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही अभी से हो रहा है तो कंट्रीज़ को हम इधर इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ें होंगी। वैसे इसमें कोई गेसिंग ना करे तो बेहतर है। करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है आप ध्यान रखिए उस पर। 89th देखें, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान for prioritization and implementation of cooperation areas in the nuclear field with which one of the following countries? Now this is some factual thing, factual question है, current affair में चल रहा था। आंसर इसका रशिया। करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे तो ये इजी क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, CRR, जो कि आरबीआई के पास स्टोर करना होता है सभी बैंक्स को, इससे मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर हम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट करते हैं, जो कि बैंक्स करते हैं, ठीक है। उससे अगर कनेक्ट करें तो ईजिली यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि लोन कम दे पाएंगे बैंक्स, एज बैंक्स हैव टू स्टोर सम ऑफ इट्स मनी इन आरबीआई, तो लेंड करने के लिए उनके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग होता है। इंक्रीजिंग बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, नाउ दिस कुड बी द आंसर, ये चेक हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नाउ सी, SLR की भी बात की गई है, CRR की भी बात की गई है, एक तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं और एक क्वेश्चन में 2 आंसर तो हो नहीं सकते, ए भी नहीं हो सकता, ए और सी साथ में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए ए जैसे ही कैंसिल आउट होता है सी भी हो जाता है। नाउ डी देखिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दिस हैज़ नथिंग डायरेक्टली टू डू विथ मनी मल्टीप्लाइंग, ठीक है, पॉपुलेशन। आप विथ एलिमिनेशन ओनली यू आर गेटिंग दिस आंसर बी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। इन वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस देखेंगे, उससे हमारा 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, रहिए, हैप्पी रहना ज़रूरी है, ठीक है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।